Okay, good morning class 9 students. स्पर्श का चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ हम पढ़ चुके हैं। मौखिक प्रश्न भी कर चुके हैं जो कि हमें सिर्फ बुक में मार्क करने थे, और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिखित प्रश्न। सो पार्ट 2 के स्पर्श गद्य सेक्शन एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसके आज लिखित प्रश्न करेंगे। ओके, सो जो भी प्रश्न है आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और जो आंसर है वो ब्लू पेन से। चलिए, हमने बचेंद्री पाल के बारे में जाना, कौन है वो, किस तरह की शख्सियत है, क्या कुछ स्ट्रगल किया। आज स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, एक पार्ट में जो उनकी आत्मकथा का अंश था उसके क्वेश्चन आंसर। तो लिखित प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन 25 से 30 शब्दों में आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। अब पाठ हमने पढ़ लिया है, जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ ये एक आइडिया आपको देंगे। आंसर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, और आप चाहें, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। सो एक आइडिया ले सकते हैं और आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने इस पाठ में पढ़ा कि जब बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट के शिखर को पहली बार देखा था तो उसकी भव्यता से और उसकी सुंदरता से बहुत ही आकर्षित हुई थी। सो उसी को आपको वर्ड्स में यहाँ आंसर में मेंशन करना है। तो प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। भौचक्की रहना मतलब विस्मित होना, आश्चर्यचकित होने के संदर्भ में प्रयोग किया गया। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। अगर यही प्रश्न 25 से 30 शब्द की बजाय अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं कि बचेंद्री पाल एवरेस्ट की भव्यता से, उसकी सुंदरता से मोहित थी, आकर्षित थी, और उस जगह के बारे में जो वर्णन था वो चीजें आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये उसका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जब बचेंद्री पाल बेस कैंप पहुंचती हैं तो डॉक्टर मीनू मेहता ने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ टेक्निकल चीजें सिखाती हैं, जो जैसे यहाँ पे ये इमेज में यहाँ शो किया गया है। ये देखिए, एक एल्यूमिनियम की सीढ़ी को कैसे यूज कर सकते हैं टेम्पररी पुल बनाने के लिए। रस्सियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को संतुलित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सारी चीजें बचेंद्री पाल ने इस आत्मकथा में बताया कि उन्हें मीनू मेहता ने सिखाई। सो ये चैप्टर में मेंशन है, यही आप इसको आंसर यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। आंसर, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुल, अब अस्थाई पुल क्या होता है, टेम्पररी, कुछ समय के लिए किसी पुल को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी विस्तार में दी। अब अग्रिम दल क्या था, ये बेस कैंप पहुंची थी, उससे पहले ही एक दल इनके लिए रास्ता चिन्हित करने के लिए, मार्क करने गया था। तो क्या कुछ उन्होंने काम किया है, उसके लिए क्या टेक्निकल आपको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप कुछ नॉट लगाएंगे, रस्सी में खुद को स्टेबल करेंगे, ये सारी चीजें डॉक्टर मीनू मेहता ने सिखाई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। अब इस पाठ में वर्णित था, कर्नल खुल्लर चाहते थे कि जो भी पर्वतारोही है वो अपनी शेरपा से व्यक्तिगत रूप से परिचय रहे। शेरपा सिर्फ आपका सामान कैरी करने वाला पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे उनकी जान पहचान जब हुई थी तो अपना परिचय इन्होंने दिया था, और इनकी परिचय और इनसे मिलकर तेनजिंग ने कहा था। तो ये आंसर उसका स्टेटमेंट है, एज इट इज हम लिख सकते हैं। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा था कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। जिस तरह से तेनजिंग ने एक सकारात्मक एक स्टेटमेंट दिया, जो उनका विश्वास था वो लेखिका के आत्मविश्वास को बढ़ाने में बड़ा मददगार रहा। कई बार जब हम
किसी नए कार्य को शुरू करने वाले हैं और किसी अन्य व्यक्ति जो हम पर इतना कॉन्फिडेंस शो करे, तो उसका ही कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास हमारे लिए बहुत एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणास्पद रहता है। तो यहाँ पे तेनजिंग का स्टेटमेंट भी लेखिका के लिए ऐसे ही एक प्रेरक वाक्य बन चुका था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? अब इनके जो साथी पर्वतारोही हैं उनके नाम, कुछ शेरपा जिनके नाम पाठ में वर्णित हैं, अपनी आत्मकथा में मेंशन किया शेरपा के भी नाम, तो आप उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि लेखिका ने मेंशन किया, आंसर, लेखिका के अभियान दल में यूं तो लोब्सांग, तशारिंग, एंडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के साथ यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू। ठीक है, और भी आपको कोई पर्वतारोहियों के नाम जैसे चैप्टर में बहुत सारे हैं, शेरपाओं के नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? अब ये पूरा इंसिडेंट क्या था, हमने पाठ में पढ़ा, जब ये कैंप 3 में थी, 15 मई की रात को इनकी एक दुर्घटना हुई। वहां पर ये कैंप में ये लोग सो रहे थे, रात को 12 साढ़े 12 बजे बहुत तेज एक आवाज सुनाई दी और बहुत ठंडी कोई भारी चीज, ऐसा लग रहा था इन्हें कुचलती हुई जा रही है। क्या था वो, आपको पता है, पाठ में बताया गया था, एक बर्फ का एक विशाल चट्टान, एक पिंड ऊपर से जब यहाँ से लहू से ग्लेशियर से टूटा था, तो नीचे जब आते हुए उसने एक एक्सप्रेस रेल की स्पीड ले ली थी और इन सबके कैंप को तहस नहस किया। तो लेखिका तो मानो जीवित ही बर्फ की उस कब्र में दफन हो जाती अगर लोब्सांग इन्हें हेल्प ना करता। तो यहाँ पे लोब्सांग ने कैसे हेल्प की, कैसे तंबू का रास्ता साफ किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। ओके, तो ये आंसर 5 हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? जब ये साउथ कोल कैंप पहुंची तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाना है, क्या इनको सामान चाहिए होंगे, जैसे कि इतनी हाइट पर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रिक्वायर्ड है, साथ में उस पूरे दिन के लिए क्या खाना साथ में कैरी करना होगा, ये सारी चीजें कलेक्ट करने लगी थी। तो वो आप आंसर में लिखेंगे। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी थी। ये चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, 50 to 60 वर्ड्स वाले प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद यहाँ पर पाठ में बताया गया, इस पूरे अभियान दल को लीड कर रहे हैं कर्नल खुल्लर और एक वाइस लीडर, एक समझ लीजिए उपनेता वहां पे हैं प्रेमचंद, जो कि पहले ही पर्वतारोही आए उससे पहले ही वो एक अग्रिम दल लेकर जाते हैं रास्ता चेक करने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं, पर्यावरण की स्थितियां क्या है, जगह जगह बेस कैंप और के अलावा भी कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 ही कैंप स्टैब्लिश किए। जो रास्ता सुरक्षित हो उसको देखिए इस तरह से ये अग्रिम दल ने अपने साथियों के लिए यहाँ इस तरह से रस्सियां लगा दी थी, जगह जगह कुछ कलरफुल झंडियां या फ्लैग लगा दिए थे, ताकि दूर से देखने पे ये सफेद ये स्नो पर वो कलरफुल फ्लैग दूर से नजर आएंगे और इन्हें पता होगा कि हमें कौन से सुरक्षित रास्ते को अपनाना है। तो वो सारी चीजें, लेकिन साथ में एक जो व्यवहारिक परिस्थितियां उस समय थी उसका भी उन्होंने उनको बताया कि ये सारे एफर्ट जो भी लिए गए ये सब व्यर्थ हो सकते हैं क्योंकि अभी भी बर्फ का गिरना जारी है। तो इसी को आप आंसर में लिखेंगे। अवगत कराने का मतलब होता है बताना, किसी को नॉलेज देना। तो उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? आंसर, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा
कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है, पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि जो ग्लेशियर है वो बहती हुई नदी के समान है, बर्फ का गिरना अभी भी जारी है, सो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, ये कभी भी चेंजेस हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि वातावरण अभी सही नहीं है। तो अभी तक के जितने भी कार्य किए गए हैं वे सब व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये प्रेमचंद के द्वारा जो भी ये इंफॉर्मेशन थी ये सारे पर्वतारोहियों को उस दिन दे दी गई थी। क्या करना चाह रहे थे? यात्रा शुरू करने से पहले इस तरह की चीजें इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या उसे कहीं ना कहीं अपसेट करना चाहते हैं? ऐसा था नहीं, दरअसल वो उन्हें रियलिटी बता रहे हैं, वास्तविकता क्या है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को मेंटली तैयार रखें। जो भी तैयारियां इनके लिए की गई हैं वो सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां अभी फेवर में नहीं है। स्नोफॉल, हिमपात अभी भी चल रहा है, तो वो चीजें कभी भी एक भयंकर बर्फ का तूफान बन सकती हैं और ये कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी ताकि ये अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 50 to 60 वर्ड्स में हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? किस तरह से ये बर्फ का गिरना होता है और कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे वो भयानक रूप ग्रहण कर लेता है, तो वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। बर्फ के खंडों का, खंड मतलब टुकड़े, हिस्से, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है और इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। तो ये हिमपात के आने पे क्या परिवर्तन आते हैं ये बताया गया। नेक्स्ट है प्रश्न 3, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया? ये देखिए इमेज, एक ऐसी ही कंडीशन जब एवलांच या किसी परिस्थितियों में ये जो तंबू लगाए गए थे पूरी तरह से तहस नहस हो गए। तो यहाँ पे लेखिका की खासियत जो उन्होंने वर्णन, डिस्क्रिप्शन किया, इतना रोमांचक वर्णन था कि आप आंखों देखा हाल ऐसा फील करेंगे कि आपने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। तो यहाँ पे 15 मई की मिडनाइट इनके कैंप 3 पर कैसे एक बर्फ का खंड गिरा था और क्या उनकी परिस्थितियां हुई थी, वो सारा जो वर्णन था वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसी को और ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखेंगे, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे 50 to 60 वर्ड्स के हिसाब से पहले इसको रीड कर देती हूँ आंसर, और अगर लॉन्ग आंसर होगा तो आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया? आंसर 3, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लोबसांग और तशारिंग उसके तंबू में थे। कुछ अन्य शेरपा थे जो दूसरे टेंट में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई, उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब ये हमें जो यहाँ पे वर्ड लिमिट दी है उसके हिसाब से इतना आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये 4 मार्क के लिए या कुछ लॉन्ग आंसर के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है तब हम क्या करेंगे, इस वर्णन के साथ थोड़ा सा एडिशन और करेंगे, कुछ चीजें और पॉइंट्स ऐड करेंगे। जैसे उन्हें लगा कि वो जीवित थी, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई हो रही थी तो वो बर्फ की कब्र में जीवित ही दफन ना हो जाए, लेकिन तब उनकी मदद की थी उनके साथी लोबसांग ने। उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। सुबह मदद आएगी नीचे बेस कैंप से, इसका इंतजार नहीं किया। क्या किया था उसने?
उसने उसके पास कोई कुदाल और फावड़े ये सब चीजें उस समय ढूंढने का समय नहीं था रात में। एक स्विस छुरी थी जिसकी जो होता है ना जो धार बहुत तेज थी। तो स्विस छुरी की मदद से बहुत स्पीड से तेजी से बर्फ के टुकड़ों को, चट्टानों को, पीसेस को काटना शुरू किया और लेखिका को उसने उसमें से निकाल लिया। एक क्षण भी और देर करता तो शायद वो उस कब्र में दफन हो गई होती। तो ये उसकी समझ थी और ये लेखिका की भी हिम्मत। इस इंसिडेंट के बाद भी उनका जो साहस था वो बना रहा और अपने निश्चय को, अपने निर्णय को, एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने के निर्णय को वो उस पर बनी रही। ओके, सो ऐसा आंसर, लॉन्ग आंसर होने पे आप उसे एडिशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। अब देखिए, जब यहाँ से ये कैंप 3 तक पहुंची या कैंप 4 तक पहुंची, तो पहुंचना अपने आप में, जब आप चढ़ाई कर रहे हैं पर्वत पर, तो वो अपने आप में बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ लेखिका ने तो एक और कार्य किया, वो खुद, क्योंकि जल्दी पहुंच गई थी, तो अपने साथियों की मदद करने के लिए वहां से लौटती हैं नीचे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके साथी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, बहुत भारी बोझ लेकर जा रहे हैं, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जूस लेकर आती है एक थर्मस में उन सबके लिए चाय लेकर आती है, क्योंकि ठंड बहुत है। तो ये उनकी सूझ थी, समझ थी, लेकिन जो खतरा वो उठा रही थी वो खतरा बहुत बड़ा था। और उन्हें इस तरह का खतरा उठाते हुए देखकर जो साथी था, एक की शेरपा, वो बहुत हक्का बक्का रह गया था, कि वो हैरान था कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि लेखिका इतना खतरा ऐसे मोल लेगी। तो आंसर, लेखिका उस पूरे दल में सबसे अनुभवहीन पर्वतारोही थी। अनुभवहीन मतलब सबसे नौसिखिया थी, सबसे नई थी। वह सबसे पहले कैंप 4 तक पहुंची, लेकिन अपने साथियों का ध्यान रखते हुए वे थर्मस में चाय व जूस ले जाकर उनकी मदद करती हैं। यह बहुत मुश्किल व खतरनाक सहायता कार्य था, इसलिए लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का क्या होता है? जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, जिस चीज को हमने उम्मीद ही नहीं की थी, तो अगर हम वैसा कुछ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो यही स्थिति की थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने आया है ऐसे अभियान पर ये चीजें उसने कभी देखी नहीं थी, तो इसलिए हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। प्रश्न नंबर 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। अब देखिए, चैप्टर में अलग अलग नाम दिए गए हैं कुछ, इसलिए इस आंसर 5 कैंप, 6 कैंप ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बचेंद्री पाल ने अपनी आत्मकथा में जैसे मेंशन किया, सबसे पहले शुरुआत में एक बेस कैंप, हाइट लगभग के हिसाब से यहाँ दी गई है। तो यहाँ पे एवरेस्ट शिखर के 5334 मीटर की हाइट पर बेस कैंप बनाया गया था। देन नेक्स्ट एक कैंप 1 बनाया गया था जो कि 5943 मीटर पर था। कैंप 2 लगाया गया था जो कि 6400 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 3 7162 मीटर की हाइट पर। यही वो कैंप था जिसमें 15 मई की रात्रि या 16 मई की अर्ली मॉर्निंग जिस दुर्घटना का सामना इन्होंने किया, वो कैंप 3 में हुआ था। इस दुर्घटना में क्या हुआ था, फिर ये लोग लौट कर नीचे आते हैं कैंप 2 पे। यहाँ पे क्योंकि सारे जो भी पुरुष थे इनके दल के, उन सभी को चोट लगी थी, किसी के फ्रैक्चर्स भी हुए थे। एक शेरपा को वहां से ये सुरक्षित स्ट्रेचर पे नीचे लेकर आए थे। ये सारे इंसिडेंट कैंप 3 में हुआ था, जहां पे इन लोगों के कैंप पर रात में एक हिम एवलांच, एक बर्फ का बड़ी सी चट्टान गिर गई थी, वो इंसिडेंट था। देन उसके बाद कैंप 4 जो कि साउथ पोल नाम की जगह पे लगाया गया था, तो यहाँ पे लगभग उसकी हाइट बताई गई। एंड देन साउथ पोल से जब ये टॉप पे जाती है शिखर पे, तो शिखर कैंप बनाया गया था, लेकिन क्योंकि उसका नाम अलग से यहाँ मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे 5 कैंप। सो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। बेस कैंप, अभियान शुरू करने से पहले सभी पर्वतारोही यहाँ एकत्रित हुए थे, उन्हीं को अभियान से संबंधित जानकारियां यहाँ पर दी गई थी। ये हमने पढ़ा था पाठ में, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या तैयारियां करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई। साथ ही कुछ टेक्निकल अभियांत्रिक कार्यों की जानकारियां दी गई, वो दी थी मीनू मेहता ने। इन्हें बताया था कैसे इन्हें सीढ़ियों का प्रयोग करना है पुल बनाने के लिए और अपने आप को सेफ करने के लिए। ये देखिए यहाँ भी ये अपने साथ रस्सी लेकर बैठे हुए हैं, तो अपने आप को सेफ करने के लिए कैसे ये रस्सियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीजें बेस कैंप में सिखाई गई। दूसरा था कैंप 1,
जो कि उनके दल ने अपना पहला कैंप लगभग 6000 मीटर, सो लगभग मेंशन कर सकते हैं क्योंकि जो भी राउंड फिगर में यहाँ मेंशन किया गया, ऊंचाई पर था जो कि हिमपात के ठीक ऊपर था। कैंप 2, अभी पर्वतारोही पहले ही दिन बेस कैंप से सीधे टॉप शिखर पे तो पहुंच नहीं सकते, अलग अलग जगह रेस्ट करते हुए रुकते हुए जाएंगे। तो ये लिखना है पर्वतारोहियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट कैंप 3, लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर इसे बनाया गया। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे और आई थिंक अब तक हम इस पॉइंट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कैंप 3 के इंसिडेंट को, तो वो वहां पे मेंशन था। नेक्स्ट है कैंप 4, यह कैंप साउथ कोल नाम की जगह पे लगभग 7900 मीटर की हाइट पर बनाया गया। 7900 से 8000 के ये हाइट है उसकी समुद्र तल से। साउथ कोल इस जगह को कहते हैं, ये पृथ्वी पर सबसे कठोर धरातल के नाम से जानी जाती है। साउथ पोल कैंप में जब ये लेखिका पहुंची, सबसे पहले पहुंची थी, अपने साथियों के लिए उन्होंने चाय वगैरह बना के थर्मस में और जूस जो भी हमने पढ़ा पिछले आंसर में वो लेकर आई थी। और सब इसके अलावा एक शिखर कैंप बनाया गया था जो कि जब आप शिखर पे पहुंच के उतरते हैं और साउथ पोल कैंप से पहले थोड़ा रेस्ट कर सकें, आराम कर सकें और अपने आप सेफ कर सकें वहां के पर्यावरण से, तो ठंड से। तो ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट चोटी की स्थिति कैसी थी? अब यहाँ पे इस आंसर को हम स्टार्ट करें उससे पहले कि देखिए एवरेस्ट का एक इमेज यूज किया गया है, तो ये पार्ट में हमने पढ़ लिया था। अब आपको बताना है जब ये चढ़ाई कर रही थी तो वेदर कैसा था, कैसी तेज हवा चल रही थी, जो बर्फ के छोटे कण है, जो जैसे नॉर्मली आंधी में क्या होता है, डस्ट उड़ती है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, अगर यही चीज माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जो कि पूरी तरह से बर्फ से कवर्ड है वहां होगा, तो इतना कि हर जगह बर्फ है और वो बर्फ भी कुछ दिखाई देना बंद हो चुका है, सब तरफ बर्फ है और जो पहाड़ की जो सरफेस है वो इतनी हार्ड बर्फ है कि अगर आप अपने को ग्रिप करने के लिए फावड़ा चलाते हो तो आपको बहुत ताकत से चलाना होगा, तब उसकी ग्रिपिंग वहां होगी और आप अपने आप को सेफ करके संतुलित कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको इस आंसर में मेंशन करनी है। चढ़ाई के समय एवरेस्ट चोटी की स्थिति कैसी थी? आंसर, जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि वहां पे दो व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, अगर वहां से स्लिप होते तो इनका बचना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था, तो इन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान वहां पर बना लिया था। ओके, तो ये आंसर 6 है हमारा। यहाँ पे एक इमेज है, ये उस दिन की न्यूज़पेपर की है जिस दिन बछेंद्री पाल ने ये सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर की टॉप हेडलाइन में वही थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन एवरेस्ट। सो ये उस इमेज को यूज किया ताकि आप उस सीन को, उस चीज को फील कर सकें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता? अब ये पूरा एक टीम वर्क था। इस अभियान में बछेंद्री अपने साथियों को सपोर्ट कर रही हैं या आपस में इसी जगह से पता चलता है इंसिडेंट। तो आपको याद है जब ये साउथ पोल कैंप सबसे पहले पहुंचती हैं और अपने साथियों के लिए चाय और थर्मस में वो लेकर जा रही हैं जूस, बहुत बड़ा एक चीज है। नॉर्मली आप इतनी मेहनत करके, इतनी श्रम साध्य अपने आप को सेव करते हुए, जान पर खेल कर अगर आप वहां से टेंट तक पहुंचे हैं, तो सभी पर्वतारोही अपने आप को सेव करते, सुरक्षित रखते और आराम करते हैं ताकि नेक्स्ट डे की चढ़ाई के लिए एनर्जी गेन कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये अपने साथियों के बारे में सोच रही है, साथ में जो शेरपा चल रहे हैं, सामान कैरी कर रहे हैं, उन सब के बारे में। तो इनकी ये सहयोग, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो फीलिंग है, कोई भी टीम तभी सफल होगी जब वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो यहाँ पे उनकी इसी भावना का परिचय मिलेगा। आंसर देखिए, एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बछेंद्री पाल अपने साथियों, नाम दिए गए हैं जय, की,
और मीनू के साथ चढ़ाई कर रहे थे, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप जा पहुंची। क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ ले लादे चढ़ाई कर रहे थे, तो लेखिका इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लेती हैं। ठंडी हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की मदद की। उनके इस कार्य से सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। अगर यही प्रश्न लॉन्ग आंसर में आए तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इंसिडेंट और ऐड कर सकते हैं। जब लोब्सांग इनका साथ में जो जा रहा था वो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करके जाने वाला है, कोई और साथी तैयार नहीं है, क्योंकि सेम डे साउथ पोल कैंप से शिखर तक पहुंचना, और क्योंकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर वो पर्सन यूज नहीं करेगा तो उसके पैर ठंडे हो जाएंगे और उसी समय वापस लौटना बहुत मुश्किल, बहुत श्रम साध्य कार्य। लेकिन अपने साथी को सपोर्ट करते हुए बचेंद्री पाल उस चीज के लिए तैयार थे। ओके, ये सब चीजें ऐड करके आप बता सकते हैं कि इनमें आपस में सहयोग और सहायता की भावना थी। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये इस अभियान दल के जो लीडर हैं कर्नल खुल्लर, ये उनका स्टेटमेंट, उनका कथन। जब जो महादेव ये बचेंद्री पाल बहुत अपसेट हो जाती है, निराश हो गई थी उस इंसिडेंट को देखकर कि एक शेरपा की मृत्यु हो चुकी है, 4 शेरपा घायल हैं, तब कर्नल खुल्लर ने कहा था कि आप ऐसे महान अभियान में आई हैं कि यहाँ पे मृत्यु को और इन खतरों को, इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए, मेंटली मानसिक रूप से आप तैयार रहिए इन सब चीजों को और इन्हें सहज रूप से स्वीकारिए। तो इसका आंसर, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर यानी हर स्टेप पर, हर कदम पर जान जाने का खतरा रहता है। अतः यदि ऐसे कठिन कार्य को करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे भी सहज घटना के रूप में स्वीकारना चाहिए। अब आप एक एग्जाम्पल इसके लिए समझने के लिए यूज कर सकते हैं सोल्जर्स का, जो हमारे देश में कि सरहदों पे खड़े हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन कितना खतरा वो मोल लेते हैं, इतना खतरा कि हर क्षण उनकी जान जाने का खतरा है, और वो इन सब चीजों को बहुत ही सहज रूप में स्वीकार करते हैं कि महान कार्यों में अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं। सेकंड आशय स्पष्ट करो। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का जो ख्याल मात्र ही डरावना था। इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण इस अभियान के प्रयास के दौरान ये जो हिमपात है लगभग 1 दर्जन आरोहियों को और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। क्या आशय है इसका? ये जो ग्लेशियर है ये इसके बहने से बर्फ में हलचल हो जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं और इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। ये दरारें कभी चौड़े हिम विदर में बदल जाती हैं जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण भी बनता है। ये जो ख्याल था ये मन में भय पैदा करने के लिए काफी था। दुर्भाग्य से ये सब जानकारियां इन्हें मिल गई थी कि इस पूरे अभियान के दौरान इस दल को ऐसे ही हिमपात का सामना करना पड़ सकता है। ओके, लास्ट आशय स्पष्ट करो। ये बचेंद्री पाल के एक क्वालिटीज शो कर रहा है कि किस तरह से सफलता पाने पर उन्होंने रिएक्ट किया, उनकी रिएक्शंस या प्रतिक्रियाएं क्या थी। बिना उठे ही मैंने थैली से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इसका आंसर, जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ, रिस्पेक्ट शो की, सम्मान प्रदर्शित किया। बिना सिर नीचे झुकाए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। ये इनकी रिलीजियस होने की क्वालिटी पता चलती, कितनी धार्मिक है। उसने इन्हें लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की और फिर इस चित्र को और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया, इस विश्वास के साथ कि ये अन्य पर्वतारोहियों को भी ऐसे ही सफलता मिले और उन्हें ईश्वर सुरक्षित रखे। उस समय मुझे बहुत आनंद मिला।
उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को ही याद किया। ये इनका जो यहाँ पे इनका स्वभाव है, एक बहुत ही आदर्श पुत्री है। जब सफलता प्राप्त कर रही है तो अपने माता पिता को भी याद कर रही है, उस सफलता का श्रेय ईश्वर और अपने माता पिता को दे रही है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बछेंद्री पाल के द्वारा लिखित, ये पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। शॉर्ट में मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। बछेंद्री के जो आत्मकथा से हमने उनके बारे में जो जाना, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के प्रश्न, क्योंकि अब 9 तक हो सकता है क्वेश्चन चैप्टर के बीच से आए, तो चारित्रिक विशेषताओं के पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स मैं मार्क करवा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में या अपनी बुक में भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि इनकी कौन सा एक गुण मालूम चला, इनका दृढ़ निश्चयी होना, अपने लिए गए निर्णय पे अड़े हैं। इनकी एक और सेकंड क्वालिटी पता चली, संघर्ष प्रिय। लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही है तो उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है मन में, बल्कि उस स्ट्रगल को किस तरह से ये हर एक अड़चन, हर एक बाधा को अपने लिए एक मददगार बना लेती हैं और उन चीजों से, उन विघ्नों को या मुसीबतों से पार हो जाती हैं। थर्ड क्वालिटी, इनका परिश्रमी स्वभाव, बहुत मेहनत करती हैं। एक 8वीं क्लास की बच्ची अपनी फीस अरेंज करने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करती है, और कैसे एमए, बीएड और धीरे धीरे बाद में एक सफल पर्वतारोही और पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर इन्होंने सफलता प्राप्त की, ये बनती है। तो ये परिश्रमी तो है। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी, सहयोग की भावना, वो अभी हमने पाठ में पढ़ा। अपने साथियों का सपोर्ट कर रही है, कैसे उनका साथ देती हैं। फिफ्थ क्वालिटी, 5वां जो बिंदु लिखिए, धार्मिक होना। जैसे ही सफलता मिलती है तो इसका धन्यवाद वो ईश्वर को देती हैं। अपने साथ में माँ दुर्गा का चित्र लाई थी और हनुमान चालीसा। ये इनकी रिलीजियस या इनके धार्मिक विश्वास को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका अगला जो एक गुण है वो है इनका आदर्श पुत्री, बहुत ही अच्छी एक बेटी है। सफलता प्राप्त करने पे ईश्वर को धन्यवाद दिया और साथ ही अपने माता पिता को भी स्मरण किया। तो जब हम कुछ अचीव करें तो अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं, तो ये इनकी बहुत अच्छा एक गुण है। 7th पॉइंट, 7वां बिंदु, इनकी चारित्रिक विशेषताओं में इनका स्पष्टवादी होना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, साफ शब्दों में अपनी बात कहती हैं। इस पाठ में बताया गया, जब कर्नल खुल्लर इनसे पूछते हैं कि क्या आप डर गई हैं इस शेरपा की मृत्यु को देखकर, कोई झिझक नहीं। या जब वो इंसिडेंट, जब इनके कैंप पर बर्फ का वो जो चट्टान गिरती है, तब भी क्या आप डर गई हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, हाँ डर गई। उन्होंने पूछा क्या वापस जाना है, तब अपना निर्णय बता दिया था, नहीं वापस जाने को तो तैयार नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्टवादी है, क्लियर सा बात करती है। 8वां बिंदु इनकी विशेषताओं का, चारित्रिक विशेषता का, वो है विनम्र स्वभाव। अपना परिचय जब पहली बार देती हैं तो बहुत कुछ दिखावा नहीं करती हैं कि मैं क्या कुछ अचीव कर चुकी हूँ। भी उससे पहले एक ट्रेनिंग कैंप में मान पर्वत जो था उसको चढ़ चुकी हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही हम्बल बनी, विनम्र होकर इन्होंने कहा था कि मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान। तो इनकी विनम्रता प्रदर्शित हो रही है। इवन अपने साथी शेरपाओं के लिए जब ये चाय जूस लेकर जा रही हैं, या उन, क्योंकि वो सामान बहुत कैरी कर रहे हैं तो उनसे कहती हैं कि आपका सामान मैं कुछ उठा लूं, तो इनकी विनम्रता शो कर रहे हैं। 9वां बिंदु, साहसी स्वभाव, बहुत ही साहसी है। जब पता चला कि ये खतरा एवरेस्ट की इस यात्रा के दौरान इनके पूरे दल को सामना करना पड़ेगा, तो वहां से अपनी बात को या अपने विचार को, अपने एम को छोड़ नहीं देते। जो खतरा उठाना है उठाने के लिए तैयार है, तो है बहुत साहसी हैं। और अब इनकी आत्मकथा की जो शैली, जो इनका स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल, उसके कुछ पॉइंट्स जो बछेंद्री पाल ने लिखी आत्मकथा, इसमें हर एक छोटी सी छोटी चीज का, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का भी बहुत बखूबी वर्णन किया गया। तो बहुत अच्छा वर्णन करा इन्होंने, ऐसा कि जो रीडर है वो आंखों देखा हाल उन्हें लगता है, मतलब लगता है कि आप साथ में थे बछेंद्री के और आपने सारा यात्रा उनके साथ देखी है। नेक्स्ट है बहुत ही रोमांचक वर्णन, किस तरह से बर्फ की उस कब्र में जीवित दफन होने वाली थी और लोबसांग इन्हें निकालते हैं, ये सारी चीजें रोमांचक शैली में वर्णन किया। सफल बिंब अंकन, जो पूरा सीन है कितना खूबसूरती से उस सीन को क्रिएट करते हैं। सफल बिंब अंकन का मतलब क्या होता है कि आपके लिखे हुए शब्दों को रीड कर सामने वाला इमेजिन कर पाए पूरा एक सीन। तो जो इन्होंने आत्मकथा में लिखा कि वहां पे सीधी सपाट ढलान थी, बर्फ की मानो कांच की तरह भुरभुरी, ये सारी चीजें, या बर्फ
वहां पे उड़ रही थी, जैसे देखने में लगता है सफेद रंग का ध्वज उड़ रहा हो। आप इन शब्दों को जब पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक पूरा सीन आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो सफल बिंब अंकन की क्षमता है। और लास्ट पॉइंट, इनकी आत्मकथा में जिस तरह से देश के बारे में यहाँ पे उनकी सफलता, एक भारतीय महिला की सफलता के बारे में वर्णन किया गया, हर एक भारतीय के लिए एक गर्व महसूस करने का पॉइंट है। सो आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो से चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने में हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के टॉपिक के साथ, बट वी होप कि आप जो भी हम टॉपिक आपको भेज रहे हैं आप साथ ही साथ उस काम को करते चले। स्टे होम, कीप स्टडिंग, बाय बाय।